और इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें, बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें, अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं, व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें, कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं, एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए, फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए, रात्रि कर्फ्यू का पालन करें, कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें, कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें, अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस घटे हैं, जबकि मौतों का ग्राफ नीचे नहीं आया है। वहीं दक्षिण भारत में अभी कोरोना संक्रमण की स्पीड हाई है। केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 4,100 लोगों की जान जा चुकी है। इन सब के बीच में कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए वेंटिलेटर का सदुपयोग नहीं करने से प्रधानमंत्री मोदी खासा नाराज नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक के दौरान वेंटिलेटर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रोज इसकी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर का सही तरीके से इस्तेमाल न करने पर नाराजगी व्यक्त की है और वेंटिलेटर की स्थिति पर रिपोर्ट भी तलब की है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गांव को लेकर भी चिंता व्यक्त की है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने के निर्देश जारी किए हैं। हमारे पास इस समय टोटल वेंटिलेटर जो ठीक हैं वो है अराउंड 42 बेड वेंटिलेटर्स, ठीक है जी। और कुल हमें 82 वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर योजना से आए थे। प्राइम मिनिस्टर योजना वाले जो हैं उसमें से लगभग 62 वेंटिलेटर्स वो ख़राब हैं और वो शुरू से ही ख़राब हैं। ये सिर्फ फरीदकोट में ख़राब नहीं है, ये मेरे ख्याल से पंजाब में और सारे देश में ये ख़राब होंगे क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। PM केयर से ये फंड से आए थे ये। So in totality that the patients which we have at present, उनके लिए इस समय we are neck to neck। और आज ही मेरे को हमारे मंत्री साहब ने कहा कि 10 वेंटिलेटर आप अच्छी किस्म के खरीदें और उसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। और जो हमने पहले वेंटिलेटर अपने अस्पताल के लिए अपने फंड से लिए थे उसी प्रकार के वेंटिलेटर हम अच्छे ले लेंगे। यदि प्राइम मिनिस्टर केयर वाले जो वेंटिलेटर उसकी कीमत लगभग 1 लाख या 1.25 लाख की है, जबकि जो अच्छे वेंटिलेटर होते हैं उनकी 10 लाख से 15 लाख की है। सो विद इन नो टाइम वी विल बी एबल टू प्रोक्योर अनदर 10 वेंटिलेटर्स विच विल बी ऑफ ए गुड क्वालिटी, सो दैट हमारे जो वेंटिलेटर हैं वो जो आजकल 42 हैं। अब इन तमाम स्थिति को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अरविंद विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। संदीप जी, रुख में पहले आप ही का करना चाहूंगा। जिस तरह से कई ऐसी जगहों से हमने तस्वीरें देखी कि वेंटिलेटर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने अब उसको लेकर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं?
देखिए मोहित जी, इस चीज से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे मैनेजमेंट का भी फेलियर है। जो चीजें आपके पास थी वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुई हैं, तो इसके लिए जांच भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से इस बार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और ये गांवों में पहुंच चुका है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा गांवों में इस तरीके का जान माल का नुकसान नहीं था, लेकिन इस बार चीजें गांव तक पहुंच चुकी हैं और शहरों में चीजें रिकवर हो रही हैं, लेकिन गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। गांव का आदमी पूरी तरीके से अभी अवेयर नहीं है। उनको लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, कोई फीवर की दवाई ले लेता है, कोई वायरल की दवाई ले लेता है, कोई मलेरिया की दवाई ले लेता है, लेकिन उसका ध्यान कोरोना की तरफ नहीं जाता है। और इस वजह से गांवों में समस्या बड़ी मेजर हो चुकी है। और आपको बता दूं, कल ही आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर ने सर्वे किया था और उसने गंगा घाट के सब जगह की तस्वीरें भी दिखाई हैं और कई हजार लोगों के शव भी दिखाए हैं। तो वो चीजें गांवों से निकलकर वहां तक पहुंच रही हैं। अभी लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, अभी लोग गढ़गंगा पर नहीं जा सकते, इसलिए जो छोटी नदियां हैं, जो नहरें हैं, उन सब में भी लोग लाशें और उनकी जो अस्थियां होती हैं उनको प्रवाहित कर रहे हैं। और इस टाइम पे समस्या मेजर हो चुकी है। अब ये कंट्रोल के बाहर लगती है। इसमें हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो भी फेल हो चुका है, हमारी सरकारों की व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो किस तरीके के इनिशिएटिव होने चाहिए, कैसे लोगों को काम करना पड़ेगा, ये सब चीजें अब देखने वाली है। सरकार किस तरीके से चीजें मैनेज कर सकती है। बिल्कुल। अरविंद विद्रोही जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? खासतौर पर मैं वेंटिलेटर पर आपका ध्यान रुख करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने आरोप लगाया कि वेंटिलेटर की जो गुणवत्ता है वो बेहतर नहीं है। हमने पंजाब की तस्वीरें देखी कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में रखे हैं, अस्पतालों में पड़े हैं वेंटिलेटर, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि गुणवत्ता ठीक नहीं है। अब ऑडिट के निर्देश प्रधानमंत्री ने दिए, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी जी मोहित जी, सब कुछ साफ साफ सबको दिख रहा है। वेंटिलेटर की गुणवत्ता पर अगर सवाल उठाया जा रहा है तो उसके पीछे कोई वाजिब कारण भी बताना चाहिए सरकारों को। ऐसे कह दे रहे थे। और कीमतें जो है ये नहीं तय करती है कि चीजें अच्छी ही हो सकता है कि जो कीमतों का हवाला सरकार दे रही है कि वो महंगे वेंटिलेटर, हो सकता है उनकी कास्ट ओवर एस्टिमेट करके उसको बेचा जा रहा हो। ऐसे दवाओं में भी मोदी सरकार कर चुकी है। जो दवा महंगी मिलती थी, हृदय में डालने वाला स्टेंट भी, वो सस्ते दामों में उपलब्ध करा दिया। तो दाम महंगा होना ये गारंटी नहीं है कि वेंटिलेटर जिसका दाम ज्यादा बढ़िया है वो अच्छा काम करेगी। कम दाम में भी अगर अच्छा काम करने वाली वेंटिलेटर है तो उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। और इस समय ये जो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल अनुचित है। ये राजनीति का विषय नहीं, ये स्वास्थ्य सेवा को ढर्रे पर लाने का इस समय सबका मिशन होना चाहिए। और बीमारी से तो आप लड़ सकते हैं, महामारी से तो मतलब लड़ने का एक मन भी बनाना होता है। महामारी में बड़ी विकट स्थिति होती है। महामारी का समय है, जो भी संसाधन हो उनका भरपूर उपयोग करें और कालाबाजारी, जमाखोरी और उसका मिसयूज, इसको रोकने के लिए ऑडिट की बातें सरकारों ने पहले भी की थी और खैर अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है। ये बहुत उचित कदम होगा कि सारी चीजों का ऑडिट हो कि जो चीजें दी गई हैं सरकारों को, अस्पतालों को, उसका वो भरपूर समुचित उपयोग कर रहे हैं बिना अनुचित फायदा उठाए हुए। संदीप जी का मैं रुख करना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र आपने किया, लेकिन सर हम देखें कि लखनऊ की परिस्थिति जब बिगड़ रही थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका रुख किया, तमाम लोगों ने उसको लेकर अपनी पक्ष रखी, बातें रखी। दिल्ली की हालत जब हमने देखी खराब हो रही है तो दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार केंद्र सरकार को फटकार लगाई और इनकी स्थिति को लेकर बेहतर कदम उठाने के निर्देश दिए। और भी देश के बाकी जो बड़े शहर हैं वहां को लेकर भी स्थिति बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, आज आप भी मेरठ मंडल से आते हैं, वहां पर जो स्थिति है बहुत भयावह हो चुकी है। क्या लग रहा है सर, क्या पक्षपात हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के साथ, भेदभाव किया जा रहा है? देखिए मोहित जी, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा रीजन गांवों की दशा खराब करने में इलेक्शन का रहा है। मैंने कई ऐसे गांवों का बात किया, सर्वे किया, और मैंने ये पाया कि जो इलेक्शन हुए उसमें चाहे बीडीसी का कैंडिडेट था, चाहे जिला पंचायत का कैंडिडेट था, चाहे प्रधानी का कैंडिडेट था, या तो वो कैंडिडेट एक्सपायर हो चुके हैं या उनके भाई भतीजे, भाई बहन कोई ना कोई एक्सपायर हो चुका है, या वो कोरोना पॉजिटिव है,
तो सबसे पहली चीज ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पूरे तरीके से इलेक्शन जिम्मेदार है यूपी के गांव-गांव तक इस बीमारी को पहुंचाने के लिए। दूसरी बात आती है भेदभाव की। हाँ, भेदभाव हो रहा है और भेदभाव होने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारी सरकारें और हमारा जो व्यवस्था तंत्र है मेडिकल का, वो इतना काबिल नहीं था, इतना मजबूत नहीं था कि वो गांव-गांव तक ट्रीटमेंट दे सके। आपको भी पता होगा यूपी की हालत का, अगर किसी गांव में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हार्ट की समस्या हो, तो उसे जिला चिकित्सालय अपने जिले में जाना पड़ता है उस गांव से, चाहे उसकी जो डिस्टेंस है वो 50 बिल्कुल किलोमीटर। टेस्टिंग के लिए भी यही हालात हैं सर। शामली की तस्वीरें हमने कल देखी, मैं आपको बीच में रोक रहे हैं, छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। संदीप चौधरी जी का रुख फिर से करेंगे। संदीप चौधरी जी, हमने बीते रोज तस्वीरें देखी, आप तो मेरठ मंडल से आते हैं, वहां पर शामली की तस्वीरें हमारे सामने आई कि लोगों को अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए भी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, दूसरी जगह पर उन्हें जाना पड़ रहा है, वहां पर भी नहीं हो पा रहा है। देखिए मोहित जी, रियली बहुत बड़ी समस्या है। और अगर मैं मेरठ मंडल की बात करूं या दूसरे प्रदेशों की या दूसरे मंडलों की बात करूं तो स्थिति भयावह है और स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। ना टेस्टों की व्यवस्था है, ना टेस्ट रिपोर्ट प्रॉपर है। लोगों का टेस्ट रिपोर्ट से विश्वास उठ चुका है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का फेलियर है। और जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे हम डिस्टेंस की, आप ये देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको एक मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता है। जितने गांव के लोग होते हैं उन गांव के चारों तरफ से एक छोटा टाउन, छोटा कस्बा या एक छोटी मेडिकल शॉप होती है जहां से दवाइयां मिलती है। सुबह से शाम तक सारे जिनको प्रॉब्लम होती है वही लोग मेडिकल स्टोर की विजिट करते हैं। इसका मतलब उस मेडिकल स्टोर के कर्मियों का भी संक्रमित होने का खतरा है। और जो लोग वहां पे दवाइयां लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें कोरोना है, वो कोरोना की दवाइयां लेने जा रहे हैं, तो उन चीजों से बीमारी जो है प्रॉब्लम में ट्रेवल करती है। दूसरी चीजें, डिस्ट्रिक्ट में एक जगह व्यवस्था होती है किसी जिले में जाने के लिए समस्या को लेकर के, तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने के चक्कर में या पेशेंट को ले जाने के चक्कर में भी दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा जो इंतजाम है, इंतजामों की हर जगह कमी है। और आज की तारीख में स्थिति ऐसी हो चुकी है, अगर आप लिम्सी एक मेडिसिन है उसका एक पत्ता लेने के लिए आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो पता नहीं वो आपसे उसका क्या रेट मांग ले, जो 20-50 रुपए का पत्ता आता है। जो आपकी फेविफ्लू टैबलेट है उसका आपसे क्या रेट मांग ले नहीं पता है। जिंक कोविड के लिए आपसे क्या पैसे मांग ले, क्या कीमत मांग ले, कुछ पता नहीं है। आज की तारीख में अव्यवस्था ज्यादा फैल चुकी है, सरकार का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से चीजें सरकार को मैनेज करना चाहिए, आज हर घर, हर परिवार खुद अपनी व्यवस्था करने में लगा हुआ है। इसीलिए उनका सरकार से और हॉस्पिटल से विश्वास उठ चुका है। आज हर व्यक्ति के दिमाग में आ चुका है, मेरे और आपके दिमाग में भी आ चुका है कि अगर हम हॉस्पिटल चले गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए हम घर में रहना पसंद करते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है। ये हॉस्पिटल से नहीं, ये हमारी व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर आप बात कह रहे हैं और यही हकीकत है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं डर रहे हैं, वो अपना कोरोना टेस्ट कराने में डर रहे हैं, अस्पतालों का रुख करने में डर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी घरों में ही मौत हो रही है,
बुखार से, जुकाम से, और उन्हें पता तक नहीं कि कोरोना की वजह से हो रही है कि या किस वजह से हो रही है। अरविंद विद्रोही जी, आपको ग्रामीण क्षेत्रों में क्या नजर आ रहा है? क्या हालात ऐसे ही हैं या इससे और भी ज्यादा गंभीर हैं? जो अभी बात हुई है, जो संजीव जी ने कहा और आपने भी उसको दोहराया कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में डर रहे हैं, तो बस यही गड़बड़ हुई है कि लोगों ने सतर्कता की जगह जब डर आ गया, मौतें होने लगी, बीमारी फैल गई, तब लोगों ने डरना शुरू किया। काश सभी लोग सतर्क रहते, जो इंस्ट्रक्शन बताए गए थे उसका पालन करते। और एक बात और है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के गांव में संक्रमण की एक बड़ी वजह पंचायत चुनाव माने जा रहे हैं। तो बिल्कुल पंचायत चुनाव वजह है, और अगर लोगों को मालूम होता कि हाँ ये खतरा है, तो इलेक्शन कमीशन के दबाव के कारण जो चुनाव यहाँ कराना भी पड़ा है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार इसको टाल रही थी, पिछले साल ही होना था। और जब टाला तो उसके बाद सभी विपक्षी दलों ने यही कहा था कि पंचायत चुनाव से भाग रही है योगी सरकार, तो उन्होंने कराया, लेकिन नहीं कराना चाहिए था। अपने ठीक है, विपक्षी दल कहते रहते कि आप टालना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के कारण कराना पड़ा कि तय तारीख तक कराइए। तो आम जनता भी अगर सतर्क रहती, उस समय लोग बीडीसी लड़ रहे थे, ना लड़ते या लड़ते समय आम जनता ही इनसे दूरी बनाती। वोटिंग का प्रतिशत खूब भयंकर हुआ, खूब लोगों ने वोट दिया, तो सतर्कता लोगों ने नहीं अरविंद जी, बरती। हम शुरुआती दौर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में जब आंकड़े 4000 से 5000, 5 से 5500 के करीब में आ रहे थे, उसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इन जिलों में लॉकडाउन लगा दीजिए सख्ती से, नहीं तो संक्रमण बाकी जगह पे भी फैल जाएगा। लेकिन सरकार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट चली गई, स्टे लगवा दिया उस आदेश पर, संक्रमण फैला। क्या लग रहा है कि अगर हाईकोर्ट की बात को माना गया होता तो कम से कम हालात इतने ना बिगड़ते? नहीं, हाईकोर्ट की बात देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट की अगर उस बात को माना गया होता तो न फैलता। लेकिन अब न्यायालय को भी, माननीय न्यायालय को भी ये सोचना चाहिए कि जब और जमावड़ों को लेके, जैसे दिल्ली के अगल बगल किसान जमावड़ों को लेकर के, और जगह चुनाव को लेके, बिहार के चुनाव में भी बात उठी थी पिछले बार की चुनाव नहीं होने चाहिए, तो न्यायालय को उस समय भी स्वतः संज्ञान लेकर के आदेश कर देना चाहिए। जब तक कोविड-19 का संक्रमण कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक कोई भी धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन और चुनाव नहीं होगा, तो बात ही खत्म रहती। ये कहीं किसी मामले में दूसरा रुख न्यायालय का, कहीं दूसरा रुख, इसके कारण सरकारें भी अपने हिसाब से फैसला लेने को विवश थी। अगर लॉकडाउन लग जाता तो पंचायत चुनाव कैसे होते? पंचायत चुनाव न होते तो अवमानना का मुकदमा सरकार को झेलना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि समाज भी नहीं जागरूक रहा। वही जो अभी कहा संदीप जी ने, आपने भी, डर रहे हैं लोग। अभी भी डरने की जरूरत नहीं, आप सतर्क रहिए। अभी अरविंद जी इसलिए रहे क्योंकि उनका ना तो कोरोना टेस्ट करने के लिए कोई पहुंच रहा है, ना वहां पर वैक्सीनेशन के लिए कोई पहुंच रहा है। और ये आप भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी हालात ऐसे ही हैं। वहां पर हर रोज गांव में 1 से 2 लोगों की जान जा रही है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मेरठ मंडल में तो स्थिति और भी भयावह है। मोहित जी, मैं आपको ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि अभी आप चौक जाएंगे और आप भी इसको पता करिएगा। एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, मेरे बिल्कुल मतलब जानने वाले में है, और उनके यहाँ पिछले बार एक लोग कोविड-19 पेशेंट हुए। अभी एक नौजवान हुआ जो कम से कम 18 दिन अस्पताल में रह के ठीक होकर के आए, और 4 दिन पहले ठीक हो गया है। आज उनके घर में मजदूरी, घर निर्माण का काम शुरू हो गया है, मजदूर आने लगे हैं। ये जो 4 लोगों के परिवार में 2 लोग कोविड के शिकार हो गए हैं, उस घर की स्थिति है कि उन्होंने अपने घर में फिर मजदूर लगवा करके घर का काम शुरू करा दिया है। तो सतर्क, आप देखिए कितने अवेयर है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, कोविड को लेकर के। वो भी संक्रमित होने के बाद 2 लोग, मतलब दूसरा लड़का तो बिल्कुल समझिए अस्पताल में ऑक्सीजन पर रहा है, 2 दिन वेंटिलेटर पर रहा, तब ठीक होके आया है। उसके बाद वो उनके यहाँ मजदूर लगा। ये अवेयरनेस की स्थिति है शहरी इलाकों की और ग्रामीण में। तो हम ही अवेयर नहीं है, हम केवल डर रहे हैं, और डर तब तक रहे जब तक हम लोग अस्पताल में और ऑक्सीजन पर लगे हैं। बड़ी विकट स्थिति है। समाज भी नहीं समझ पा रहे कि हम किस मुहाने पर खड़े हैं। जलती चिता, बहते लाशों देखने के बाद भी लोग अपना घर ठीक करवा रहे हैं और लोग घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, जो हकीकत है। संदीप जी, किसान आंदोलन का जिक्र इन्होंने किया, और ये बात खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कह चुके हैं कि हरियाणा में जो संक्रमण बढ़ा है, जो फैला है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो उस आंदोलन की वजह से फैला। आपको क्या नजर आता है सर?
देखिए मोहित जी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। पब्लिक जहां भी इकट्ठी होगी तो पब्लिक के इकट्ठे होने से ये प्रॉब्लम ऐसी है जो फैलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम किसान आंदोलन को या किसानों को केवल इसलिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि वो आंदोलन कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं, पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, तो इन्हीं नेताओं के सुर बदल जाते हैं। कोई सा नेता आप मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान का जो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो कि मैं इलेक्शन में नहीं गया या मैंने कैंपेन नहीं किया या मैंने ऐसी मीटिंगें नहीं की। लेकिन जब बात किसानों की आएगी, जब बात मजदूरों की आएगी, जब बात मीडिया वर्ग की आएगी, जब दूसरों की आएगी, तो वही विपक्ष की तरीके से रोल अदा करते हैं कि दूसरों के सर पे हम बम फोड़ सकते हैं, लेकिन हम खुद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किसान क्यों बैठे हैं? क्या किसान हमारे देश के व्यक्ति नहीं है? क्या उनकी समस्या ही नहीं है? किसने उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है? अगर हमने कोई नियम बना दिया जिसकी वजह से वो नाराज बैठे और आज बीमारी फैल रही है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये नियम निरस्त किए जाते हैं, आप अपने घर जाओ, बाद में बात करेंगे। लेकिन ना हम वो नियम निरस्त करेंगे, उनकी नाराजगी को हम कोरोना फैलाने का नाम देंगे। तो ये चीजें हैं जो हमारी राजनीति के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार हैं। सरकारें इन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे आप के लिए बनी है। अगर हम कहीं बैठे हैं, घर बार छोड़ के बैठे हैं, तो इसका मतलब हम खुशी से तो नहीं बैठे। कोई आदमी अपना घर छोड़कर खुशी से नहीं बैठता। तो सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कोरोना से लड़ने के साथ साथ कि भाई इनको खुशी खुशी वापस भेजा जाए। तो सरकार को बात करनी चाहिए थी, चाहे हाथ जोड़ के उनको मनाते, चाहे पैर पकड़ के उनको मनाते। जब आप वोट मांगने के लिए उन लोगों के हाथ पैर जोड़ सकते हो, पकड़ सकते हो, तो क्या इस ऐसे महामारी में सरकार को यह काम नहीं करना चाहिए? यकीनन बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। लेकिन संदीप जी, आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठने लगे। हमने तस्वीरें देखी कि बीते रोज कांग्रेस ने गुजरात के आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। मैं उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति को देखने की कोशिश करूं तो 300 के करीब में बीते 24 घंटे में लोगों की जान गई। 58,000 के करीब में हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र हैं, और आप भी ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। आपके आसपास में भी 1 से 2 लोगों की जो हर रोज जान जा रही है। क्या लग रहा है कि आंकड़े ठीक है? आंकड़ों को आप सही मान रहे हैं सरकार के? देखिए मोहित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़े हैं, ये जैसे कहते हैं ना कि आटे में नमक, ये उस नमक की तरह टोटल झूठ पे आधारित है। मैं ये देख रहा हूं कि कोई गांव आज ऐसा नहीं जिसमें हर रोज 2-3 लोग एक्सपायर नहीं हो रहे हो। कोई कस्बा ऐसा नहीं जिसमें कम से कम 5 से 10 लोग एक्सपायर नहीं हो रहे हो। कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें 15-20 लोग एक्सपायर नहीं हो रहे हो। और कई गांवों की स्थिति ऐसी है जहां एक एक गांव में एक एक दिन में 19, कल लोनी के पास एक गांव है, उसमें 19 लोग एक दिन में एक्सपायर हुए। तो इन आंकड़ों पर आप कैसे यकीन कर सकते हैं? और जो गंगा घाट पे आपको लोग मिले, आप विजिट कीजिए उत्तर प्रदेश के 27 जिलों की जो कल रिपोर्ट छपी एक अखबार में, उसमें करीब 2000 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज वहां पे मिली। तो कैसे यकीन कर सकते हो आप इन चीजों का? तो ये आंकड़े बिल्कुल निराधार हैं। ये आंकड़े एक झूठी तस्वीर है जो लोगों के सामने पेश की जा रही है, और इसीलिए लोगों का इन आंकड़ों से, मीडिया से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि ये सच्चाई से दूर निकल चुके हैं। यकीनन। अरविंद विद्रोही जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन आंकड़ों को लेकर? सरकार आंकड़े दिखाती है और कहती है कि 1 हफ्ते में इतने आंकड़े कम हो गए, इतने संक्रमित कम हुए, इतने लोगों की जान कम गई है, और फिर अपनी पीठ थपथपाती है। केंद्र सरकार भी यही कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी यही देखने को मिल रहा है। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों के बाहर जो लंबी कतारें हैं और जो ये शव बह रहे हैं, वो सच्चाई बयां कर रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? मोहित जी, सरकारी आंकड़े सरकारों के होते हैं, उसको जांच परख के लिए मेरे पास कोई, चूंकि कोविड-19 का समय है, बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है, तो जो आंकड़े आ रहे हैं मीडिया कर्मियों से और अपने साथियों से वहीं पर है। तो उसकी जगह मेरा अपना एनालिसिस दूसरा रहा है। 5-6 तारीख के बाद से मेरे अपने परिचित में लखनऊ से लेकर के बाराबंकी और सारे पूर्वांचल में नए संक्रमित होने के कोई भी जानकारी अपने सर्किल में नहीं आ रही है बिल्कुल से। और 8 से 10 तारीख के बाद से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, और लोगों के ठीक होने की खबर लगातार आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी कुछ लोग ठीक होकर के आए हैं। तो नए रोगी तो अब 10 तारीख के बाद से नए कहीं भी, अब अपने सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी पत्रकार लोग हैं या रिश्तेदार हैं, कहीं नहीं है। और जो गंभीर लोग रूप से थे, कैजुअलिटियां हुई है, खूब हुई है। लेकिन अब नई सूचनाएं आ रही है मोहल्ले की भी। जहां तक मैं अपने लोकेलिटी की बात करूं, शहर की बात करूं, जहां बाराबंकी जनपद में, यहाँ पर भी अब संक्रमण की दर कम हुई है।
बहुत कम यहाँ पर नहीं, लोग अच्छी हैं। बात और है अरविंद जी, सुनाई जो भी- आपके सुनाई कोई भी इस नहीं तरीके रहा के है। मामले नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा ही रहे। हमारे तो हाँ। बीते रोज भी एक साथी हमारे छोड़कर कोरोना की वजह से चले गए, हाँ, संदीप चौधरी यही जी कह भी उन्हें रहे हैं। जानते थे। लेकिन अरविंद जी, मैं आपके क्षेत्रों की बात करूं, खासतौर पर जो गंगा में शव मिल रहे हैं आपके क्षेत्र में खासतौर पर मिल रहे हैं, क्या वजह आप मान रहे हैं? क्या ये लोगों के लिए क्या लोगों का डर है, ये लोगों के पास पैसे नहीं है, या फिर ये छिपाते हुए आंकड़ों की सच्चाई है? आप किस तरीके से देख रहे हैं जो शव बह रहे हैं? देखिए, इसकी तो विधिवत जांच सरकारों को कराने की जिम्मेदारी है, क्योंकि गंगा के प्रवाह में अगर 100 प्रवाहित किए गए हैं तो कहां से कहां तक आए हैं, कहां किस किस गांव में, क्योंकि तमाम गांवों को जोड़ती है। और अगर वो बहुत नवजात बच्चे होते तो ये माना जा सकता था कि परंपरा के अनुसार उनको या तो दफना या तो 100 प्रवाहित कर दिया जा रहा है, लेकिन उसमें सभी वर्ग किए हुए, तो निश्चित रूप से ये वहां पर दाह संस्कार न करके गांव के लोगों के द्वारा या कहीं पर भी जो लग रही है, सीमा भी लग रही है, वहां करा जा रहा है। और ये बहुत दुखद है। वो जिन लोगों ने इसको प्रवाहित भी किया है, वो भी सामाजिक रूप से अपने दायित्व का उन्होंने पालन नहीं किया है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की भी उम्मीद है। तो उन लोगों ने भी ठीक नहीं किया है। जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सुने, वो कम से कम 100 को प्रवाहित ना करे अभी भी नदियों में, वहां पर पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करें, समाज के लोग मिल करके करें। अगर किसी को परेशानी हो, समाज अपना, हम आप अपना दायित्व निभावे। पुलिस करवा रही है, तो पुलिस को आप जानकारी दे दें, वो पूरे सम्मान के साथ में आपका विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार करवा रही है, और जो शव मिले हैं उनका भी अब लगातार वो कर रही है। संदीप जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, अंतिम कमेंट के रूप में आपके पास आ रहा हूं। सुझाव सरकार को आप क्या देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या संदेश होगा कि कम से कम कुछ लोगों की तो जान बच सके जो बिगड़ रहे हैं हालात उनको लेकर? देखिए मोहित जी, मैं आपको बता दूं, सरकार के लिए अगर सुझाव की बात आती है तो सरकार की सबसे पहली चीज मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है दवाइयों की, जिस तरीके से लापरवाही हो रही है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मेरे अपने परिवार के लोग भी जान गंवा चुके हैं, जो कोविड सेंटर्स में गए, जो ठीक ठाक जाके वहां पे भर्ती हुए और रात में पता चला कि उनकी वो एक्सपायर हो गए, या तो किसी ने उन्हें टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दी, या उनकी ऑक्सीजन बीच में खत्म हो गई। तो जो लापरवाही है वो नहीं होनी चाहिए। और जो लोगों के अंदर डर है, मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर डर इतना घर कर गया है कि लोग जिस तरीके से अर्थी को 4 लोग उठा करके चलते थे, आज वो अर्थी उठाने वाली परंपरा खतरा भी खत्म हो रहे, गई लोग है। डर भी रहे। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, सीधा रुख उसका कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस सांसद राजीव सातव का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से संक्रमित थे राजीव सातव, और आज उनका कोरोना के चलते, संक्रमण के चलते आज उनका निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल में उनका, निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना के चलते वो उनकी जान चली गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनके सांसद, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सांसद राजीव सातव का निधन हो चुका है। वो बीते कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे, लगातार उनकी जो स्थिति थी वो बिगड़ती जा रही थी, और आज उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। वहां पर उनका कोरोना के चलते निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार देश में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट तो दर्ज की जा रही है, लेकिन मौत का जो सिलसिला है वो अभी भी तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। जो बीते 24 घंटे के आंकड़ों की हम बात करें तो 4000 से ज्यादा लोगों की जान बीते 24 घंटे में भी गई है, लेकिन इससे बीते 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में अभी भी जो संक्रमण से लगातार लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। इसको लेकर सख्ती भी की जा रही है कि कहीं पर कोई लापरवाही ना हो, वेंटिलेटर या आईसीयू में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसको लेकर भी लगातार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी और दुखद खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस के सांसद राजीव सातव का निधन हो चुका है। कोरोना से संक्रमित थे वो, और इस कोरोना काल में न सिर्फ आम बल्कि देश के कई बड़े जो नेता रहे हैं उनकी जान लेने का काम किया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 4 बीजेपी विधायक इस संक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। खुद चौधरी अजीत सिंह आरएलडी के मुखिया थे, उनकी भी जान कोरोना के चलते ही चली गई। लेकिन आज कांग्रेस के सांसद राजीव सातव का भी निधन कोरोना के चलते हो चुका है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी, आपने इस पूरे मामले को लेकर जिसमें हिस्सा लिया, अपना कीमती वक्त साझा किया। तो कोशिश यही थी ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए हैं उनका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।